खबरों के कई एस्पेक्ट्स होते हैं। इन एस्पेक्ट्स की बारीकियों को समझाने का काम हम करते हैं मिस्टर एनालाइजर। India and the एनालाइजर में आज जिस बड़े मुद्दे पर हम आपके सामने उसके तमाम तथ्य और पहलू आपके सामने रख रहे हैं, विश्लेषण रख रहे हैं, वो है संघ में आज आधी आबादी को किस तरह से न सिर्फ प्रतिष्ठा दी गई है, बल्कि संघ के दशहरे की सभा में आज मोहन भागवत ने मातृभाषा, उसके साथ साथ ग्लोबल शक्ति और अलगाववाद से लेकर सांप्रदायिक सोच के ऊपर अपनी टिप्पणियां क्या क्या की हैं, इसके बारे में तमाम विश्लेषण हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। भारत की शक्ति, भारत की मनोवैज्ञानिक ताकत, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सामरिक शक्ति, इसके साथ साथ जनसंख्या को लेकर मोहन भागवत आरएसएस के सर संचालक ने आज अपनी बातों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से सामने रखा है। क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब आपके सामने बारीकियों के साथ प्रस्तुत करते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आज मोहन भागवत ने क्या नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नागपुर में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सालाना कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा समग्र तरीके से अपनी बातों को व्यक्त किया, जहां पर फर्जी अल्पसंख्यकों के द्वारा फैलाए जाने वाले डर के बारे में उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की कि कैसे एक फर्जी तरीके से अल्पसंख्यक समाज के भीतर एक डर पैदा करने की कोशिश की जाती है कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान उनके खिलाफ है। इस डर की वजह से सामाजिक असंतुलन पैदा होता है और इस असंतुलन की वजह से आतंक के बारे में सोचने के लिए विवश हो जाता है हमारे देश का एक अल्पसंख्यकों के बीच का छोटा सा समुदाय। क्यों इस तरह की साजिश रची जा रही है आज भारत में? क्यों इस तरह की सोच से हमें परहेज करना चाहिए और आखिरकार कैसे इसका बचाव करना चाहिए? पहले उनकी बात देखिए, फिर विश्लेषण करते हैं। लेकिन लोग डराते, अरे संघ वाले मारेंगे, अरे हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा, यह हवा फैलाते हैं। ऐसा कुछ डर मन में है और है, इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं और हम भी मिले हैं, हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं। आना जाना दोनों चल रहा है, ये कोई परसों नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चल रहा है। भाव तो संघ का डॉक्टर साहब के समय से यही है, परंतु प्रत्यक्ष में शुरू हुआ श्री गुरुजी को डॉक्टर जिलानी मिले तब से, और तब से यह क्रम धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये बढ़े ऐसी हमारी इच्छा है संघ की। सर संचालक ने आज के अपने उद्घोष में कहा कि उकसावे होते हैं, लेकिन संयम बरतने की अत्यंत आवश्यकता है और साथ ही साथ कानून के दायरे में रहकर हर व्यक्ति को अपने विचार का प्रकट करना उसका संवैधानिक कर्तव्य है। अगर ऐसा नहीं होगा तो समाज में असमानताएं आएंगी, विषमताएं आएंगी, जिसकी वजह से पूरा सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा। जो गलत है, कितना भी प्रोवोकेशन हो, कितना भी उकसावा हो, कानून के मर्यादा में रहना चाहिए, संविधान की मर्यादा में रहना चाहिए, अपना आचरण उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। वो हम सब ने मिलकर अपने ऊपर लाद लिया अनुशासन है, उसका पालन करना ही चाहिए। नहीं करते तो गलत आचरण है, उसके खिलाफ मुखर होना चाहिए। ये मुखरता समाज का स्वभाव बनना चाहिए। हम सब लोग दिखते भिन्न है, लेकिन हम दिखते अलग है, इसलिए हमारा अलगाव है। हम एक दूसरे के नहीं है, हम भारत से अलग है, हमको अलग चाहिए, ये गलत विचार है। इस गलत विचार का दुख भरा परिणाम हमने देखा है। ऐसा गलत विचार करने के कारण भाई टूटे, धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान, ये प्रसंग हुआ। हमको फिर से उस रास्ते से नहीं जाना है, हमको एक रहना है। हमको एक रहना है तो हमको भारत होना है। हम भारत के,
हम भारत के पूर्वजों के हम भारत के संस्कृति के हैं, हम भारत के पूर्वजों के हैं। हम चाहे पंथ संप्रदाय से अलग अलग हो, भाषा प्रांत से अलग अलग हो, खान पान रीति रिवाज अलग अलग हो, हम समाज और राष्ट्रीयता के नाते एक है। यही हमारे लिए तारक मंत्र है। सरसंघचालक के जो बोल हैं वो अपने आप में सभी तमाम तरह के जो भ्रमात्मक प्रचार संघ के ऊपर होते रहते हैं, या आज जो भारतीय परिदृश्य में न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुत्व का एक आक्रामक रुख सामने आ गया है जो अल्पसंख्यकों को अपने से परे मानता है और अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में डरे हुए हैं। इसके बारे में सरसंघचालक की ये बातें बहुत मायने रखती हैं। अब आइए जरा इसकी परतें खोलते हैं। 1947 के विभाजन को सरसंघचालक ने अपने भाषण में जो साथ बताया है उसके आधार पर इस विश्लेषण को आप समझिए कि सरसंघचालक ये कहना चाहते हैं कि भले भाषा भिन्न हो, पहनावा भिन्न हो, देखने में एक दूसरे से अलग दिखाई देते हो, हमारी वेशभूषा अलग हो, लेकिन हम है तो एक। इस तरह की भावना अगर लोगों के दिल में बिठाई जाए कि अल्पसंख्यक हमारे देश में प्रताड़ित हैं, तो यह कुप्रचार है, दुष्प्रचार है। इस दुष्प्रचार से बचना ही हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। बहुत आम तौर पर सरसंघचालक इतने खुलासे के साथ तमाम बारीकियों को सामने नहीं रखते। इस तरह के आरोप बार बार देश के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघ के ऊपर लगाए जा रहे हैं और कहा जाता है कि संघ एक विभाजनकारी नीति के तहत आगे चलने की कोशिश कर रही है। दशहरा की रैली में मोहन भागवत का यह बयान अपने आप में बताता है कि आज सरसंघचालक पूरी दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि संघ की विचारधारा में विभाजन की कहीं कोई जगह नहीं है। इतिहास हमें सिखाता है कि जब जब अलगाववाद की बात सामने निकल कर आती है, अलग अलग पंथों की बात निकल कर सामने आती है और लोग अपने आप को विभाजित पाते हैं, तो ये विभाजन जनमानस के भीतर ही नहीं होता बल्कि जमीन तक होता है, जिसका हवाला उन्होंने दिया। आज भी हिंदुस्तान खंडित है, जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग आज भी हमारे पास नहीं है। इस बात को बहुत पुरजोरता और प्रमुखता के साथ मोहन भागवत ने आज सामने रखा है। मोहन भागवत ने इसके साथ साथ सामाजिक विषमताओं पर भी अपनी बात को सामने रखा। हाल के दिनों में आप सब ने देखा कि संघ के प्रमुख ने न सिर्फ मस्जिद पर अपने आप को प्रस्तुत किया बल्कि मजार पर गए। इसके साथ साथ उन्होंने मौलाओं से मुलाकात भी की, मुस्लिम विद्वानों से भी बातचीत की। वो समझना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि एक वर्ग देश का यह मानने लगा है, यह कहने लगा है, सोचने लगा है कि वो इस देश में नहीं रह सकता। उसके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उसे दबाया जा रहा है, उसे कुचला जा रहा है। इस मानसिकता को जब तक आप नहीं समझेंगे उसका समाधान नहीं निकाल सकते। और समाधान निकालने के रास्ते पर ही सरसंघचालक ने आज दशमी के इस मौके पर यह भी कहा। नागपुर से सरसंघचालक ने यह संदेश भी दिया कि देश में न केवल अल्पसंख्यक की संख्या की बढ़ोतरी हो रही है बल्कि पूरे देश में आज सबसे बड़ी समस्या क्या है, जनसंख्या लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। अब अगर आप देखें तो हमारा देश जनसंख्या के आधार पर अब सिर्फ चीन से पीछे है। इसे देखने के दो तरीके हैं। जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाए इसके बारे में भी विचार करना चाहिए, जो कि संघ प्रमुख ने अपनी बातों में कहा। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि जनसंख्या को हमें ह्यूमन कैपिटल के तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि आज आपके पास सबसे ज्यादा नौजवानों की एक बहुत बड़ी आबादी है जो आपके राष्ट्रीय विकास में सहयोग न करके बल्कि उसे गति दे सकती है। इसलिए इसे तो आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी समस्या खड़ी होती है और वो है जनसांख्यिक असंतुलन। यह बहुत प्रमुख बात है जो उन्होंने कही है। जनसांख्यिक असंतुलन क्या है?
किसी एक समुदाय में जनसंख्या का विस्फोट होना बाकी समुदाय के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इसी को आप कहते हैं डेमोग्राफिक चेंज। आज हिंदुस्तान के कई कोनों में भारत में ही या भारत से बाहर से आए लोगों की वजह से डेमोग्राफिक चेंज बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसका बड़ा इस्तेमाल चीन ने या फिर कई मौकों पर इजराइल ने किया है। लेकिन क्या भारत में इसे करने दिया जाना चाहिए? क्या यह भारत के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? संघ प्रमुख ने इस पर अपनी बातें क्या कही, पहले जरा देखिए। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता, और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, यह सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है वहां घुसपैठ से भी यह होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। मोहन भागवत ने बहुत ही मौजूद बात पर अपनी बातों को सामने रखा है। अब जरा इसे आप समझने की कोशिश करें इस तरीके से। हिंदुस्तान में बांग्लादेश से आकर रह रहे, रोहिंग्या से आकर रह रहे बहुत सारे ऐसे शरणार्थी हैं जो गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे हैं। बड़े पैमाने पर देश में घुसपैठ हो रहा है, जिसका प्रमाण हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, असम में, बिहार में, हरियाणा में, यहां तक कि हैदराबाद में भी, उसके साथ साथ बेंगलुरु में भी। इसकी वजह से जनसंख्यिक असंतुलन हमारे देश की वास्तविकता बन गया है। कई ऐसे देश हैं जहां पर आजादी से पहले या आजादी के तुरंत बाद मुसलमानों की संख्या 20% या 15% हुआ करती थी, जो कि अचानक बढ़कर 40% से 60% तक हो चुकी है। इसे आप कहते हैं डेमोग्राफिक चेंज, सटल तरीके से इफेक्ट करना। यह बताता है कि कैसे एक सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत एक देश को भीतर ही भीतर खोखला बनाया जाता है। और जब जनसंख्यिक आबादी बढ़ती चली जाती है एक समुदाय की, तो उसके बाद एक बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, जिसके तरफ मोहन भागवत ने इशारा किया। फिर अलग जमीन की बात होती है, बंटवारे की बात होती है। याद कीजिए 1942 में क्या हुआ था। कहा गया था कि मुसलमानों को भारत में रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रही, और वो इसलिए क्योंकि जिन्ना के नेतृत्व में मुसलमानों का मुस्लिम लीग यह मानने लगा कि हिंदू बहुल भारत में मुसलमानों की जगह नहीं है, इसलिए उन्हें अपना पाकिस्तान चाहिए था। हमारे देश ने बंटवारा देखा। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम एक बार फिर बंटवारे की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर रोकना क्या राष्ट्रहित में नहीं है? दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही, धर्मांतरण। धर्मांतरण हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा लगातार बनता चला जा रहा है। कई राज्यों ने धर्मांतरण निरोधक कानून बनाए हैं। ये बातें हवा में नहीं हो रही। इस तरह की बातें अक्सर हम देख रहे हैं, जहां पर जानबूझकर शादी का प्रलोभन, धन का प्रलोभन या फिर सिर्फ कन्वर्जन इसलिए कराया जाता है क्योंकि सामाजिक स्तर से लोगों को बाहर निकालने की बात कही जाती है और उसके बाद वापस उन्हें उसी काल कोठरी में धकेल दिया जाता है। इन तमाम प्रलोभनों से अगर अपने देश की जनता को बचाना है तो धर्मांतरण जो कि गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है उस पर रोक लगानी पड़ेगी। धर्मांतरण अधिकार है, लेकिन धर्मांतरण के अधिकार का बेजा इस्तेमाल प्रलोभन के जरिए अगर कोई करता है तो वो बहुत ही बेकार है। मोहन भागवत ने आतंक पर नकेल कसने के लिए मोदी सरकार के द्वारा हाल ही में पीएफआई जो आतंकी संगठन है उस पर प्रतिबंध के बारे में भी अपनी टिप्पणी साफ रखी। देखिए उन्होंने क्या कहा। हम उनको पैठ दे इसलिए वो हमसे नजदीकी जताते हैं, जाति के नाम पर, पंथ संप्रदाय के नाम पर, अपने निहित स्वार्थों के नाम पर भी
हमारे हमदर्द बनकर आते हैं, उनके इस चंगुल में फंसना नहीं। राष्ट्र विरोधी ऐसी बातों का निर्भयतापूर्वक और निर्मोही होकर अपने पराये का विचार न करते हुए हमको निषेध ही करना पड़ेगा, प्रतिकार भी करना पड़ेगा। शासन प्रशासन इनको नियंत्रित या निर्मूल करने का जो प्रयास करता है उसमें उनके सहयोगी बनना पड़ेगा। ये कार्रवाइयां चल रही है, भोलेपन से समाज उसमें फंसे नहीं। बहुत पते की बात यहां पर मोहन भागवत ने कही, भोलेपन में समाज को फंसना नहीं चाहिए। पीएफआई जैसे संगठन जनता को, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आतंकवाद की तरफ उन्हें धकेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसे संगठनों के बहकावे में आने से अपने आप को बचाना पड़ेगा और देश को इसके प्रति सजग होना पड़ेगा। संघ प्रमुख ने एक और व्याख्यान किया। इस व्याख्यान में उन्होंने जातीय प्रथा के आधार पर देश में विषमता पर अपनी चिंता को सामने रखा और अंबेडकर साहब को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आर्थिक समानता और जातीय समानता जब एक साथ नहीं हो तो देश में समानता नहीं हो सकती। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, और ये बताता है कि संघ की चिंता कहां तक है। संघ दरअसल इस बारे में सोचता है कि अगर सामाजिक समरसता नहीं हो तो फिर देश चलेगा कैसे। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि संविधान के द्वारा सबको आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता का लाभ हुआ है। जानते होंगे, सब में मेरे अपने मित्र रहेंगे, जिनका मेरे घर और मेरा उनके घर आना जाना रहता है। सब वर्गों में ऐसे कुटुंब हमारे कुटुंब के मित्र रहेंगे, जिनके यहाँ हमारा आना जाना, उनका हमारे यहाँ आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, ऐसे संबंध है। और सामाजिक स्तर पर कम से कम मंदिर, पानी, स्मशान सबके लिए एक हो। छोटी मोटी बातों को लेकर आपस में झगड़ा ना हो। ये घोड़ी चढ़ सकता और वो घोड़ी नहीं चढ़ सकता, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें अब समाज के आचरण से चली जाए, इसका प्रयास करना पड़ेगा। यह प्रयास समाज में होगा, हम सब लोग करेंगे, संघ के स्वयंसेवक करेंगे, समाज के सुबुद्ध नागरिक करेंगे, तब तो विषमता का निर्मूलन होगा और आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने वाली सामाजिक स्वतंत्रता का लाभ। कहने को तो मोहन भागवत जी ने बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि समाज में कौन शादी के वक्त घोड़ी पर चढ़ेगा और कौन नहीं, ये जातीय आधार पर तय नहीं होना चाहिए। लेकिन ये छोटी बात हमारी मानसिकता को कितने बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है, ये अपने आप में सामने है। उन्होंने माना है कि सामाजिक समरसता को हासिल करने के लिए जातीय विभेजना को दूर करना ही होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब तक जातीय असमानता देश में है तब तक उसे आर्थिक असमानता के साथ मिलाकर आरक्षण के जरिए ही साधा जा सकता है। याद कीजिए, मोहन भागवत जी के बयान पर पूरे देश भर में आरक्षण की आग जलाने की कोशिश की गई थी। आज अपने भाषण के जरिए उन्होंने इस आग को न सिर्फ बुझाया बल्कि संघ की नीति को पूरी तरीके से दुनिया के सामने भी रखा। और इसके साथ साथ मोहन भागवत ने आज वो किया जो संघ के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। संघ की स्थापना से लेकर आज तक दशहरे के कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर या मुख्य अतिथि के तौर पर किसी महिला को आमंत्रित नहीं किया गया। संतोष यादव को आज शस्त्र पूजा करते हुए पूरे देश ने देखा। वो मुख्य अतिथि के तौर पर संघ के इस कार्यक्रम में पहुंची भी, उन्होंने वंदना भी गाई। यह तस्वीर बताती है कि संघ ने किस तरह से देश की आधी आबादी को न सिर्फ अपनाने की बात कही है बल्कि उन्हें उचित अधिकार देने के साथ साथ सामान्यता और उसके साथ प्रमुख स्थान देने की बात भी कही। यह कुठाराघात है उस मानसिकता पर जो महिलाओं को अपने आप से पीछे रखने की बात करती है। बार बार ये आरोप लगाए जा रहे थे संघ के ऊपर कि संघ परिवार के किसी भी संगठन के प्रमुख स्थान पर या इसके अलावा कहीं भी प्रमुख किसी भी
सम्मेलन में, भाषण में कहीं पर भी आप महिलाओं को नहीं देखते। विपक्ष की पार्टियां लगातार इस तरह के आरोप लगा रही थी जो संघ की विचारधारा को नहीं मानती। आज उनको ये मुंहतोड़ जवाब संघ ने अपने तरीके से दिया है। उनको जगत जननी मानना ठीक है, लेकिन इसका मतलब उनको पूजा घर में हम बंद करके रखें, बाहर ना आने दे, ये ठीक नहीं है। एक तो उनको जगत जननी मान के पूजा घर में बंद करते, अथवा द्वितीय दर्जे का मानकर घर में बंद करके रख देते। ये दोनों अतिवादिताओं को छोड़कर मातृशक्ति को सशक्त बनाना, प्रबुद्ध बनाना, उनको बराबरी के अधिकार से सार्वजनिक कार्यों में, परिवार के कार्यों में सर्वत्र निर्णय की स्वतंत्रता और निर्णय में बराबरी की साझेदारी देते हुए सक्रिय करना, इसकी आवश्यकता है। कई ऐसे लोग हैं, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, वो इस तरह की असमंजस की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं और कहते हैं कि संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार में कई बार मतभेद नहीं बल्कि मनभेद होता है। अब आपको हम दिखाते हैं संघ प्रमुख ने किस तरह से सरकार की सभी नीति, सरकार की कार्रवाई और सरकार की इच्छा शक्ति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत में सरकार की धमक को अनुमोदित किया है। यह बताता है कि मोदी सरकार के सभी कृत्यों को लेकर, सभी फैसलों को लेकर संघ परिवार किस तरीके से सरकार के समर्थन में खड़ा है। हमारी प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ गई है, हमारी विश्वासार्हता बढ़ गई है। जिस प्रकार से हमने श्रीलंका के संकट में उसकी सहायता की, यूक्रेन के भूमि पर अमेरिका और रशिया की जो लड़ाई हो रही है उसमें अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए और जागतिक मानवता के हित को भी कम न करते हुए जिस प्रकार की भूमिका हमने रखी, हमारी बात सुनी जा रही है, हमारा वजन बढ़ रहा है, हमको बड़ा आनंद हो। हमने आपके सामने संघ परिवार के द्वारा और खास करके जो पूरी विचारधारा है उसे लेकर दशहरे के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो बातें कही हैं उसके विश्लेषण को पेश किया। इसका मुख्य ध्येय यह है कि कैसे एक धारणा बना दी जाती है एक संगठन के द्वारा, उस संगठन को एक खांचे में डालने की कोशिश की जाती है और उसके बारे में अलग अलग अवधारणाओं को न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित कर कर उसे सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। अगर आप सिर्फ भाषण की बात देखें, मैं सिर्फ यहीं तक सीमित हूं, अगर आप सिर्फ भाषण की बात देखें, इससे स्पष्ट हो जाता है कि संघ परिवार की विचारधारा, संघ प्रमुख की तमाम वाणी किसी भी तरीके से राष्ट्रहित, देशहित, मानव हित और भारत हित से परे नहीं है। फिर सवाल यह उठता है कि क्या किसी खांचे की आवश्यकता है आरएसएस को? आज के लिए बस इतना ही मिस्टर एनालाइजर में। धन्यवाद। लगातार देखते रहिए भारत 24।